टारगेट सैल्यूट गाइस, देवभूमि उत्तराखंड से आप सबको नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 सोशल साइंस चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग द वेदर। आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस चैप्टर को हमने 3 ब्रॉड पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेदर क्या होता है और उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि वेदर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज होते हैं। और लास्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हम वेदर को प्रिडिक्ट कैसे करते हैं। एज यूजुअल, जैसा कि हमारा स्टाइल है, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में फटाफट ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से, वेदर एंड इट्स एलिमेंट्स। तो ऑब्वियस ही बात है, पहला क्वेश्चन आएगा कि वेदर क्या होता है। व्हाट इज वेदर? वेदर इज अ स्टेट ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे और किसी जगह पे कैसा है, उसको हम कहते हैं वेदर। तो अब एटमॉस्फेयर क्या होता है? अगर बहुत ही सिंपल भाषा में बोले तो इट इज द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड सम प्लैनेट्स। इन केस ऑफ आवर अर्थ वी कॉल दीज गैसेस एयर। तो बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके चारों तरफ बहुत सारी लेयर्स ऑफ गैसेस हैं, और अर्थ पे ये जो लेयर ऑफ गैसेस हैं इनको हम कहते हैं एयर। तो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है ये वैसा ही होता है जैसे केक के लेयर्स होते हैं। जो अर्थ के सरफेस की सबसे पास वाली लेयर है उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर, और यहीं पे सारे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस रहते हैं और ब्रीथ करते हैं, और यहीं पे मैक्सिमम वेदर फिनोमेना भी होता है। ट्रोपोस्फियर की जो हाइट होती है वो अबाउट 6 to 18 किलोमीटर्स होती है फ्रॉम द ग्राउंड, और ये पोल्स पे कम थिक होता है क्योंकि ठंडी हवा जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, सिकुड़ जाती है। और ट्रॉपिकल जोन में जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है वहां पे ट्रोपोस्फियर जो है वो ज्यादा थिक होता है क्योंकि जो वार्म एयर होती है वो एक्सपैंड करती है। अब हमारी जो बॉडी होती है ना, ये बहुत स्मार्ट होती है। ये वेदर को सेंस कर लेती है और हमको सिग्नल्स देती है आफ्टर सेंसिंग द वेदर, जिसपे हम रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब ठंड होती है, ठंड का मौसम होता है, तो हम कांपते हैं, हम शिवर करते हैं। तो वो हमारी बॉडी का सिग्नल होता है कि उसको ठंड लग रही है। तो फिर क्या होता है, हम स्वेटर पहन लेते हैं या जैकेट पहन लेते हैं। गर्मियों में हम चूज करते हैं कि हम एकदम कूल और कंफर्टेबल क्लोथिंग पहने। तो दीज आर आर रिस्पॉन्सेज टू द वेदर। वेदर बहुत तरह का हो सकता है, हॉट, कोल्ड, रेनी, क्लाउडी, ह्यूमिड, स्नोई, विंडी। ये सारे वर्ड्स वो हैं जो हम फील करते हैं बिकॉज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर। वेदर के बेसिकली 5 एलिमेंट्स होते हैं: टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड और ह्यूमिडिटी। ये 5 एलिमेंट्स हमको ये सारी चीजें फील कराते हैं, जिनकी वजह से हमें ठंडा, गर्म, रेनी, क्लाउडी एक्सेट्रा लगता है। आपका फेवरेट वेदर कंडीशन क्या होता है, हमें नीचे कमेंट्स में बताओ। ठंड ज्यादा अच्छी लगती है, गर्मी या बारिश? आप कौन सी टीम में हो? तो जल्दी से डिटेल में देख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या है। टेम्परेचर मतलब एटमॉस्फेयर जो है वो कितना गर्म या ठंडा लग रहा है हमें। प्रेसिपिटेशन मतलब किसी भी तरह का पानी जो स्काई से गिरता है, चाहे वो रेन के फॉर्म में हो या स्नो, स्लीट या हेल। स्लीट मतलब फ्रोजन या पार्टली फ्रोजन रेन। जब बारिश एकदम फ्रोजन फॉर्म में गिरती है या फिर हल्की फ्रोजन फॉर्म में गिरती है उसको हम कहते हैं स्लीट। और अगर आसमान से छोटे हार्ड बॉल्स ऑफ आइस गिरते हैं रेन की तरह, उसको हम कहते हैं हेल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ओले गिरना। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे आसपास जो एयर होती है ना, उसका भी एक वजन होता है, उसका भी एक वेट होता है जो हमें एवरीडे लाइफ में नहीं मालूम पड़ता, बट इट इज देयर। तो ये जो वेट होता है एयर का, जो हमें अर्थ के सरफेस पे फील होता है, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट इज विंड, द मूवमेंट ऑफ एयर इंक्लूडिंग इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन। तो हवा के मूवमेंट को हम विंड कहते हैं और इसमें हम उसकी स्पीड और डायरेक्शन की भी बात करते हैं। एंड लास्ट इज ह्यूमिडिटी, हवा में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। वाटर वेपर आप जानते हो क्या होता है, वाटर जब गैस के फॉर्म में होता है उसको हम कहते हैं वाटर वेपर। अब हम ह्यूमंस जो हैं, हम वेदर के साथ 2 चीजें करते हैं। पहली चीज तो हम वेदर को मेजर करते हैं और दूसरा हम वेदर फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले समझते हैं कि हम मेजर क्यों करते हैं। अच्छा, अगर कोई इंसान है जो चेन्नई में बैठा हुआ है और वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा है जो कश्मीर में है, और अगर चेन्नई वाला फ्रेंड बोलता है कि अरे कल रात में बारिश हुई थी इसलिए आज बहुत ठंडा है, तो कश्मीर वाले फ्रेंड को कैसे मालूम पड़ेगा कि कितना ठंडा है? हो सकता है चेन्नई वाले के लिए जो बहुत ठंडा है वो कश्मीर वाले के लिए कुछ हो ही ना, उसके लिए वो बहुत ही प्लेजेंट और अच्छा मौसम हो। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ठंडे का मतलब कितना ठंडा या गर्म का मतलब कितना गर्म? दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास एक कॉमन स्टैंडर्ड मेजरमेंट का तरीका हो, जिससे अगर मैं बोलूं 18 डिग्री सेल्सियस तो आपको और मुझे दोनों को समझ में आए कि अच्छा वेदर कैसा है, कितना गर्म है या कितना ठंडा है, क्योंकि हम उसको एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट दे रहे हैं। और वेदर क्योंकि हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आज से ही नहीं अर्ली टाइम्स से, तो उस समय ह्यूमंस जो हैं वो नेचर को क्लोजली ऑब्जर्व करते थे और नेचर के सिग्नल्स को स्टडी करते थे, जिससे वो वेदर को फोरकास्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, एंट्स जो होते हैं वो अपने एग्स को शिफ्ट करने लग जाते हैं थोड़े ऊंचे ग्राउंड पे। ये एक नेचुरल बिहेवियर है जो दिखाता है कि बहुत तेज बारिश होने वाली है। या फिर फ्रॉग्स जो होते हैं वो बारिश को पहले ही सेंस कर लेते हैं और वो जोर से
क्रोक करने लग जाते हैं। पाइन कोन्स जो होते हैं वो खुलते और बंद होते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एयर। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है तो पाइन कोन्स क्लोज हो जाते हैं और अपनी सीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सीड्स पाइन कोन के अंदर होती है। जब ड्राई कंडीशंस होती हैं तो पाइन कोन्स ओपन हो जाते हैं। जब बर्ड्स जो हैं वो बहुत ही नीचे उड़ने लगती हैं, स्क्विरल्स जो हैं वो नट्स को गैदर करने लगते हैं। ये सारी ही चीजें सिग्नल्स थी जो नेचर देता है, जो ये बताती हैं कि या तो रेन या स्टॉर्म आने वाला है। और इस तरह की जो नॉलेज है वो जेनरेशन दर जेनरेशन पास ऑन होती है। आज भी इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में लोग जो है वो ट्रेडिशनल वेज यूज करते हैं वेदर को प्रेडिक्ट करने के, स्पेशली ये पता करने के लिए कि बारिश कब होने वाली है। फोरकास्ट वर्ड की डेफिनेशन होती है टू प्रिडिक्ट और फाइंड आउट इन एडवांस। और क्योंकि हम वेदर फोरकास्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम चाहते हैं कि हम पहले से पता कर लें कि किस तरह का वेदर होने वाला है। और इस चीज के लिए नेचर हमें बहुत सारे क्लूज देता है, लेकिन आपको ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में साइंटिस्ट ने बहुत ही प्रिसाइज मेथड्स डेवलप कर लिए हैं वेदर को मेजर और मॉनिटर करने के। जो भी मेजरमेंट्स उनको मिलते हैं उसको यूज करके मीटियोरोलॉजिस्ट जो हैं वो वेदर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि किसी भी एक रीजन में कुछ दिनों बाद या हफ्तों बाद किस तरह का मौसम होगा। मीटियोरोलॉजी जो वर्ड है ये आप में से बहुत लोगों को बहुत डिफिकल्ट लग सकता है, थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, घबराने की जरूरत नहीं है। मीटियोर, METEOR, मीटियोरॉलॉजी, OLOGY, बोलना भी बहुत आसान है। तो मीटियोरोलॉजी की डेफिनेशन होती है दैट इट इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वेदर एंड इट्स एवोल्यूशन। इसमें लोग जो हैं वो वेदर को स्टडी करते हैं और वो किस तरह से इवॉल्व कर रहा है, समय के साथ चेंज हो रहा है, इसको स्टडी करते हैं। एंड दिस इज द बेसिस फॉर वेदर फोरकास्टिंग। इसी के बेसिस पे लोग फ्यूचर का वेदर प्रिडिक्ट करते हैं और इसमें वो यूज करते हैं बहुत सारे वेदर इंस्ट्रूमेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर का। साइंटिस्ट जो है वो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं अलग अलग वेदर के एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए और मेजर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर को मेजर किया जाता है यूजिंग थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर्स जो होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं दो तरह के थर्मोमीटर्स के बारे में, द क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये दोनों ही टेम्परेचर को मेजर करते हैं। हमने अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें से एक होता है सेल्सियस स्केल और दूसरा होता है फ़ारेनहाइट स्केल। अगर हम सेल्सियस स्केल में बोलेंगे 15 डिग्री सेल्सियस तो दैट इज इक्वल टू 59 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। देखिए टेम्परेचर का जो चेंज होता है वो हमें अपने आसपास वैसे भी मालूम पड़ जाता है। जैसे ही गर्मी होती है तो स्नो जो है वो मेल्ट करने लग जाती है, हल्का सा भी क्लाउडी वेदर होता है तो ठंड लगने लग जाती है। विंटर्स में कोकोनट ऑयल जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, या ठंडे मौसम में दही जो है वो जमने में बहुत टाइम लेता है। तो ये सब वो चीजें हैं जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में वैसे भी नोटिस करते हैं। लेकिन अगर हमें टेम्परेचर को एकदम एग्जैक्टली मेजर करना है तो उसके लिए हमें थर्मोमीटर यूज करना पड़ेगा। कुछ थर्मोमीटर ऐसे होते हैं जो एम्बिएंट टेम्परेचर मेजर करते हैं। एम्बिएंट का मतलब हुआ ऑफ द इमीडिएट सराउंडिंग्स, अपने जस्ट आसपास का टेम्परेचर। फिर कुछ थर्मोमीटर होते हैं जो किसी भी दिन का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर मेजर करते हैं। सबसे ज्यादा क्या था पूरे दिन में और सबसे कम क्या था। हो सकता है सबसे ज्यादा दोपहर के टाइम में हो और सबसे कम टेम्परेचर रात के टाइम में हो, जब ठंडा हो जाता है। थर्मोमीटर्स की जो मेकिंग होती है वो इस तरह की होती है कि उनके अंदर जनरली कोई कलर्ड लिक्विड होता है जो टेम्परेचर बढ़ने पे एक्सपैंड करता है। लेकिन ये बात हो गई ट्रेडिशनल थर्मोमीटर्स की। आजकल लोग ज्यादातर डिजिटल थर्मोमीटर्स यूज करते हैं क्योंकि वो ज्यादा प्रिसाइज होते हैं और वो ज्यादा डेटा रिकॉर्ड कर पाते हैं। थर्मोमीटर को यूज करके जो भी टेम्परेचर की रीडिंग्स हमको मिलती हैं उसको यूज करके हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स पता लगा सकते हैं। स्टेटिस्टिक्स का मतलब होता है द टेक्निक ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन और डेटा इन ऑर्डर टू बी एबल टू डिटेक्ट पैटर्न्स, अंडरस्टैंड इवेंट्स और मेक प्रेडिक्शंस। मतलब एक ऐसा तरीका जिसमें आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हो, उसको स्टडी करते हो, एनालाइज करते हो, जिससे आप पता लगा पाओ कि इस पूरी इंफॉर्मेशन में, इस डेटा में क्या कोई पैटर्न है या इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है या इसको यूज करके हम क्या फ्यूचर के प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। इस चीज को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो टेम्परेचर रिकॉर्डिंग से हम क्या स्टैटिस्टिक्स पता लगा सकते हैं। पहला, रेंज ऑफ टेम्परेचर। जब हम किसी भी टाइम पीरियड, मान लीजिए हम एक दिन की बात कर रहे हैं 24 आवर्स, तो अगर मैं आपसे कहूं इस 24 आवर्स का आप रेंज ऑफ टेम्परेचर निकालो तो आपको उस दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर कर दोगे तो आपको मिल जाएगा रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर कुछ नहीं होता है, बहुत ही सिंपली मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर फॉर एनी गिवन टाइम पीरियड। अगर मैं आपसे पूछूं पूरे साल में क्या रेंज ऑफ टेम्परेचर था, तो पूरे साल में जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर था और सबसे लोएस्ट टेम्परेचर था, आप उनको माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा पूरे साल का रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इजी है, समझ में आ गया। जस्ट मैक्सिमम माइनस मिनिमम इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक जो हम पता लगा सकते हैं वो है मीन डेली टेम्परेचर, जिसमें हम क्या करते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस मिनिमम टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 2। इसका फॉर्मूला होता है ये। इस फॉर्मूला को यूज
यूज करके हमें मिल जाता है मीन डेली टेम्परेचर, किसी भी दिन का मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। चलिए इसी चीज पे हम जल्दी से एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश की एक सिटी में क्या टेम्परेचर्स हो रहे हैं। ये 7 डेज का चार्ट है। तो आपको इसमें पता लगाना है कि मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन अ वीक क्या है, मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द वीक क्या है और रेंज ऑफ टेम्परेचर इन दैट वीक क्या है। तो हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर इन द वीक था 32 डिग्री सेल्सियस ऑन 3rd मार्च, ठीक है ना। मिनिमम टेम्परेचर पूरे हफ्ते में क्या था, सबसे कम टेम्परेचर हुआ था 14 डिग्री सेल्सियस ऑन 5th मार्च। अब हमें पता लगाना है रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो हम क्या कर देंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर। तो पूरे वीक में मैक्सिमम टेम्परेचर था 32 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम था 14 डिग्री सेल्सियस, 32 माइनस 14 इज इक्वल टू 18। तो इस पूरे वीक का रेंज ऑफ टेम्परेचर था 18 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? वेरी सिंपल, राइट? एक बार आप चीजें समझ जाते हो उसके बाद वो सिंपल ही लगती हैं। इंडिया के पास भी अपना मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है विच वाज सेट अप इन 1875। इसका मोटो है आदित्यात जयते वृष्टि, जिसका मतलब होता है फ्रॉम द सन अराइजेज रेन। ये जो फ्रेज है आदित्यात जयते वृष्टि, ये आता है हमारे एक बहुत ही एंशिएंट टेक्स्ट से जिसका नाम है मनुस्मृति। और उसमें जो पूरा सेंटेंस है उसका मतलब है फ्रॉम द सन अराइजेज रेन, फ्रॉम रेन कम्स फूड एंड फ्रॉम फूड लिविंग बींग्स ओरिजिनेट। तो अगर आप सोचो तो जो हमारा वाटर साइकिल है, बारिश क्यों होती है? बारिश होती है ह्यूमिडिटी की वजह से, वाटर वेपर की वजह से। वाटर साइकिल याद करो जो हमने साइंस में पढ़ रखी है। और वाटर वेपर कैसे फॉर्म होता है? सन की गर्मी की वजह से। द हीट फ्रॉम द सन टर्न्स वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड सीज इनटू वाटर वेपर। वो वाटर वेपर जब ह्यूमिडिटी बन जाता है तो उसकी वजह से होती है बारिश, राइट? तो ये जो वाटर साइकिल है ये हम अब पढ़ते हैं साइंस में, लेकिन हमारे एंशिएंट टेक्स्ट मनुस्मृति में भी ये मेंशन्ड है। तो नीडलेस टू से आप सोच सकते हो कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कितने ज्यादा एडवांस थे, और हमारी इतनी ज्यादा पुरानी डॉक्यूमेंट्स में भी, हमारे कल्चर, हमारे हेरिटेज, हमारे रिलीजन की इतनी पुरानी डॉक्यूमेंट्स में भी इतने साइंटिफिक फैक्ट्स दिए हुए हैं। सो आवर एंसेस्टर्स वर वेरी नॉलेजेबल। मूविंग ऑन टू प्रेसिपिटेशन, इसको हम कैसे मेजर करते हैं? हो सकता है आपने काफी बार न्यूज में सुना हो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में 30 मिलीमीटर रेनफॉल हुई। तो ये हम कैसे मेजर करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं रेन गेज, उसको यूज किया जाता है टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। इस इंस्ट्रूमेंट में एक फनल होता है और नीचे एक सिलेंडर होता है। जब बारिश होती है तो बारिश का जो पानी है वो फनल के थ्रू सिलेंडर में इकट्ठा हो जाता है। सिलेंडर के ऊपर होता है एक स्केल जो मेजर करता है कि कितना रेन वाटर कलेक्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 मिलीमीटर पानी इकट्ठा हुआ होगा तो हम कहेंगे दैट एरिया हैज रिसीव्ड 5 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल। इस रेन गेज को किसी भी ओपन एरिया में रखा जाता है जहां पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, जिससे बारिश जो है वो डायरेक्टली फनल के थ्रू सिलेंडर में जा सके। नेक्स्ट वी हैव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसके पहले जो दोनों हमने डिस्कस किए, टेम्परेचर और रेनफॉल, ये तो वो चीजें हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ही आराम से मालूम पड़ जाती हैं। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर समय हमें नहीं मालूम पड़ता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपको वेदर जो है वो बहुत ही हैवी लगता है। ऐसा जनरली तब होता है जब उसके बाद थंडर स्टॉर्म आने वाला है, बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है और तूफान आने वाला होता है। उसके पहले हमें लगता है कि हाँ, वेदर जो है वो थोड़ा हैवी लग रहा है। दिस इज रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसा कि मैंने बताया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर जो हमारे आसपास की हवा हम पर एक्सर्ट करती है। अच्छा, अब मुझे बताइए, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बहुत सारा वाटर वेपर हो जाएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, ज्यादा पानी होगा, ज्यादा वाटर वेपर होगा, तो उसका वेट भी ज्यादा होगा, तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा लगेगा। इसीलिए सी कोस्ट के आसपास जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है। और जैसे जैसे आप पहाड़ में ऊपर की तरफ जाते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि हवा जो है वो थिन होने लग जाती है। नीचे प्लेन से कंपेयर्ड माउंटेन्स के ऊपर हवा थिन होती है। हवा थिन होगी, इसका मतलब उसमें मॉलिक्यूल्स कम होंगे, तो उसका वेट भी कम होगा। जब हवा थिन होगी, उसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, तो वो उतना प्रेशर नहीं लगा पाएगी। सही बात है ना? तो इसका मतलब हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो रिड्यूस होता है एज वी गो अप इन द माउंटेन्स। अच्छा, जब हवा थिन हो जाएगी, उसमें मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, तो इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप पहाड़ में ऊपर की तरफ जाओगे, हवा में ऑक्सीजन कम होगा, तो आपकी बॉडी जो है वो कम ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर पाएगी, आपके ब्लड को कम ऑक्सीजन मिलेगा और आपकी बॉडी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी काम करने के लिए या मूव करने के लिए। इसीलिए बहुत सारे लोग जब पहाड़ में जाते हैं तो उनको ब्रेथलेसनेस होती है, या चक्कर आते हैं, डिजीनेस होती है, या वो टायर्ड फील करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को कम ऑक्सीजन मिल रहा होता है। तो ये तो हमने लॉजिक समझ लिया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। नेचर जो है ना, इसको मजे लेना बहुत अच्छा लगता है। जनरली केस यही होता है जो अभी मैंने आपको समझाया, लेकिन कभी कभी जब नेचर को मजे लेने होते हैं हमारे, तो नेचर इसका उल्टा कर देता है। इसीलिए
जरूरी नहीं है कि हर समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो प्लेन्स में ज्यादा हो और माउंटेन्स के ऊपर कम हो या सी कोस्ट में ज्यादा हो। कभी कभी एकदम से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप कर जाता है प्लेन्स में या सी कोस्ट पे। इस चीज को मीटेरोलॉजिस्ट कहते हैं डिप्रेशन या लो प्रेशर सिस्टम। और जब भी ये डेवलप होता है उसके बाद कोई स्टॉर्म या साइक्लोन आता है। बहुत ही सिंपल चीज है, इजी वे में इसको समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया नॉर्मली क्या केस होता है, सी कोस्ट के पास या प्लेन्स में ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जब आप पहाड़ के ऊपर जाते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है, ठीक है ना। ये होता है नॉर्मल सिनेरियो। लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है, कभी कभी सी कोस्ट के पास या फिर प्लेन्स में एकदम से एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। जब ऐसा होता है तो इसको साइंटिस्ट कहते हैं डिप्रेशन या लो प्रेशर सिस्टम। और जैसे ही ये होता है उसके बाद साइक्लोन या स्टॉर्म आता है। ऐसा क्यों होता है ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बहुत ही एकदम लॉजिकल और साइंटिफिक रीजन है इसका। लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको हम कहते हैं बैरोमीटर। जैसा कि हमने थर्मोमीटर के केस में पढ़ा था, बहुत सारे तरह के बैरोमीटर्स भी होते हैं और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मिली बार। जैसे टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में या डिग्री फ़ारेनहाइट में, वैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर करते हैं मिली बार में, जिसको हम लिखते हैं MB। यूजुअली जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सी कोस्ट के आसपास वो होता है 1013 MB। और अगर प्रेशर 1000 मिली बार से नीचे चला जाता है तो उसको हम कहते हैं डिप्रेशन। इसीलिए जो भी लोग ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे ज्यादा ऊंचाई होती है उनको कहा जाता है कि वो एक बार में डायरेक्टली वहां जाने के बजाय रुक रुक के पॉजेज लेके वहां पे जाएं, जिससे उनकी बॉडी अक्लिमेटाइज हो पाए। अक्लिमेटाइज का मतलब होता है एडजस्ट टू अ न्यू क्लाइमेट और अ न्यू कंडीशन। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे आर्मी पर्सनल होते हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन में हाई ऑल्टीट्यूड जगहों पे सर्व करते हैं। जैसे लद्दाख में एक जगह है खरदुंगला जो सी लेवल से 5600 मीटर्स ऊपर है, मतलब 18,380 फीट ऊपर। इट इज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रोड है जहां पे आप गाड़ी चला सकते हो। वहां पे ऑक्सीजन लेवल काफी ज्यादा कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली इज ओनली 650 मिली बार। इमेजिन, इतना ज्यादा कम होता है। तो ऐसी जगहों पे हमारे जो आर्मी पर्सनल हैं वो कैसे रहते भी हैं और साथ में काम भी करते हैं। इतनी भारी गन्स, इतने भारी पैक्स उठा के काम भी करते हैं, अलर्ट भी रहते हैं, हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं, अपनी ड्यूटी भी पूरी करते हैं और इतने ज्यादा डिफिकल्ट टेरेन में। ये इमेजिन करना ही इतना मुश्किल है। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों कहा जाता है कि ऐसी हाइट्स पे जाने से पहले धीरे धीरे आप पहले कहीं पे एक बेस बनाओ, कुछ टाइम वहां पे रहो, फिर थोड़ा सा ऊपर जाओ, फिर थोड़ा टाइम वहां पे रहो। ये इसलिए किया जाता है जिससे आपकी बॉडी जो है वो नए क्लाइमेट के लिए एडजस्ट हो जाए, अक्लिमेटाइज हो जाए। सो यू कैन सी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम डेली महसूस नहीं करते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारा जो फोर्थ एलिमेंट है वो है विंड। विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। विंड हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जो एयर का मूवमेंट होता है उसको हम विंड कहते हैं। और विंड की दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, स्पीड और डायरेक्शन। यही दोनों चीजें मेजर करने वाली होती हैं और यही दोनों चीजें हेल्प करती हैं हमें वेदर फोरकास्टिंग में। विंड का डेटा इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो एयर पायलट्स होते हैं या जो सेलर्स होते हैं उनको इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। व्हाई? बिकॉज विंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्लाइंग और सेलिंग। फार्मर्स के लिए भी विंड का डायरेक्शन और स्पीड इंपॉर्टेंट होता है, जिससे उनको मालूम पड़ पाए कि बारिश जो है वो कहाँ से आ रही है। और अगर बहुत ज्यादा तेज विंड होती है तो वो सॉइल को जल्दी ड्राई कर सकती है, तो उनको प्लांट्स को ज्यादा पानी देना होगा। तो हमें ये तो मालूम पड़ गया कि विंड का जो स्पीड और डायरेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब हम उसको मेजर कैसे करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं विंड वेन या फिर वेदर वेन। बहुत ही सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके रोटेटिंग आर्म होते हैं जो घूमते रहते हैं और एक तरफ एक पॉइंटर होता है और दूसरी तरफ उसका टेल होता है। जब भी हवा चलती है तो उसका जो टेल है वो पुश हो जाता है। टेल दिखाता है कि हवा कहाँ से चल रही है और पॉइंटर दिखाता है कि हवा किस डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर हल्की सी ब्रीज भी चलती है तो विंड वेन उसका डायरेक्शन दिखा देता है। विंड वेन से ही मिलता जुलता एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं विंड सॉक, इसलिए क्योंकि ये सॉक्स जैसा दिखता है। ये भी वही चीज करता है, बस इसमें एक पॉइंटर और टेल होने के बजाय एक सॉक जैसा होता है। जिस डायरेक्शन में हवा चलती है सॉक जो है उसके अंदर हवा भर जाती है और वो वही डायरेक्शन दिखाने लग जाता है। विंड सॉक जो होता है ये जनरली एयरपोर्ट्स पे आपको मिलेगा और ये पायलट्स को बताता है कि विंड का डायरेक्शन किस तरफ है, जिससे पायलट्स की हेल्प हो सके ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग। इसी तरह से इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी विंड सॉक्स यूज करती हैं, जिससे उनको मालूम पड़ पाए कि विंड का डायरेक्शन किस तरफ है और कोई भी ऐश या गैसेस जो इंडस्ट्री से निकल रही है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि इंडस्ट्रीज के आसपास लोगों के घर भी होते हैं, तो इंडस्ट्रीज चाहेंगी कि ऑफ कोर्स जो गैसेस या ऐश निकल रही है इंडस्ट्री से वो लोगों के घर की तरफ ना जाए। तो ये तो बात हो गई विंड के डायरेक्शन की। एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं एनेमोमीटर, जो मेजर करता है विंड का डायरेक्शन एज वेल एज विंड स्पीड। इसमें 3 या 4 मेटल कप्स होते हैं जो एक पतले से वर्टिकल शाफ्ट पे लगे होते हैं। जब हवा चलती है तो ये
ये मेटल कप्स रोटेट करते हैं। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हवा होती है उतनी ज्यादा तेज ये मेटल कप्स रोटेट करते हैं। नीचे एक मीटर लगा होता है जो ये काउंट करता है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में कितने ज्यादा रोटेशंस हुए, और इससे कैलकुलेट हो जाती है विंड स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर। जितने ज्यादा रोटेशंस उतनी तेज विंड स्पीड। हमारा फिफ्थ वेदर एलिमेंट था ह्यूमिडिटी। ये बताता है कि हवा में कितना ज्यादा वाटर वेपर है, और ये बाकी चारों वेदर एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, विंड, प्रेशर और लोकेशन। ह्यूमिडिटी इन चारों पे डिपेंड करता है। देखिए, हम पिछली क्लासेस में वाटर वेपर के बारे में पढ़ चुके हैं। हमें मालूम है कि जब पानी इवेपोरेट होता है तो उससे कूलिंग इफेक्ट होता है। पानी इवेपोरेट करने के लिए उसको हीट चाहिए होती है, तो वो जिस भी सर्फेस से इवेपोरेट कर रहा होता है वो वहां से हीट लेता है और फिर इवेपोरेट कर जाता है। तो ऑब्वियसली अगर हीट पानी लेके इवेपोरेट हो गया तो सर्फेस पे क्या बचा, वहां से तो हीट चली गई ना, तो वहां पे कूलिंग इफेक्ट फील होता है। तो जब भी पानी इवेपोरेट करता है वहां पे कूलिंग इफेक्ट फील होता है। और दूसरी चीज, अगर हवा में ऑलरेडी बहुत ज्यादा वाटर वेपर है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, तो पानी धीरे इवेपोरेट करेगा, क्योंकि हवा की जो कैपेसिटी है पानी होल्ड करने की वो धीरे धीरे फुल हो जाएगी, तो और ज्यादा पानी जल्दी इवेपोरेट नहीं कर पाएगा। यही चीज होती है रेनी डेज पे, जब बहुत ह्यूमिडिटी होती है, हमें लगता है बहुत ही ज्यादा उमस हो रही है, तो उस दिन पसीना भी देर से सूखता है और कपड़े भी देर से सूखते हैं। वो इसीलिए क्योंकि पानी जो है वो जल्दी इवेपोरेट नहीं कर पा रहा होता है। अब ह्यूमिडिटी के साथ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ह्यूमिडिटी को हम लोग कभी डायरेक्ट मेजर नहीं करते, हम हमेशा ह्यूमिडिटी को रिलेटिव ह्यूमिडिटी की तरह मेजर करते हैं। एक ऐसी हवा जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल भी वाटर वेपर नहीं है, उसमें हम बोलेंगे इसका ह्यूमिडिटी लेवल है 0%। वैसे ये इम्पॉसिबल है नेचुरल कंडीशंस में, ऐसी कोई जगह नहीं होती पूरे अर्थ पे जहां पे ह्यूमिडिटी 0% हो। इसी तरह से अगर एयर में ह्यूमिडिटी 100% है, अगर एयर पूरी तरह से वाटर वेपर से सैचुरेटेड है, मतलब एयर और वाटर वेपर होल्ड ही नहीं कर सकता, तो हम कहेंगे ह्यूमिडिटी है 100%। ये भी जनरली नहीं होता है। तो हमारी नॉर्मल लाइव्स में जो ह्यूमिडिटी होती है वो इस रेंज के बीच में कहीं ना कहीं होती है। जब ड्राई वेदर होता है उसमें हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है अराउंड 20 to 40%, और जब हमें लगता है कि ह्यूमिड वेदर है, मतलब उमस है, तो उस समय रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेवल्स होते हैं अबाउट 60 to 80%। तो अगर दिल्ली में ह्यूमिडिटी है 52% और कोची में रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 84%, तो आप बताओ कहाँ पे गीले कपड़े जल्दी सूखेंगे और कहाँ पे लोगों को पसीना ज्यादा आएगा, अज्यूमिंग कि दोनों जगह का टेम्परेचर सेम है। ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली में ह्यूमिडिटी कम है, मतलब हवा में जो वाटर वेपर है वो भी कम है, तो हवा के अंदर कैपेसिटी है कि वो अपने अंदर और वाटर वेपर अब्सॉर्ब कर सकती है। इसीलिए गीले कपड़े जो हैं वो दिल्ली में जल्दी सूख जाएंगे एज कम्पेयर टू कोची, जहाँ की एयर ज्यादा सैचुरेटेड है और वो ज्यादा जल्दी और वाटर वेपर अपने अंदर नहीं अब्सॉर्ब कर सकती। इसी तरह से लोगों को पसीना कहाँ ज्यादा आएगा, कोची में, क्योंकि वहाँ हवा में इतना ज्यादा वाटर वेपर है, इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है कि लोगों का जो पसीना है वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा एंड पीपल विल फील मोर स्वेटी। समझ आ रहा है? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आप लॉजिकली समझ जाओ तो फिर इसमें कुछ है ही नहीं, फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये तो हमने समझ लिया कि ह्यूमिडिटी जो होती है हम उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन अब हम उसको मेजर कैसे करते हैं। इसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको कहते हैं हाइग्रोमीटर। बहुत सारे तरह के हाइग्रोमीटर्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और ह्यूमिडिटी को मेजर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग। अगर ह्यूमिडिटी लेवल्स बहुत ज्यादा होंगे तो खाना जो है वो जल्दी खराब हो जाएगा। इसी तरह से म्यूजियम्स जो हैं वो भी अपने ह्यूमिडिटी लेवल्स को मॉनिटर करते हैं, क्योंकि उनको एक ड्राई एनवायरनमेंट मेंटेन करना जरूरी होता है, वरना म्यूजियम के पास जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं वो सब जल्दी खराब हो जाएंगे बिकॉज ऑफ वाटर वेपर। इसी के साथ हमने दूसरा पार्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, प्रिडिक्टिंग द वेदर। तो जैसा कि आपने देखा, वेदर के एलिमेंट्स को मेजर करने के लिए हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को जब आप एक जगह पे रख देते हो, उस जगह को हम कहते हैं वेदर स्टेशन। जब एक ही जगह पे ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंट होंगे तो वेदर के एलिमेंट्स को ट्रैक करना और मेजर करना ईजी हो जाएगा। हर इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग और मेजरमेंट्स आप कुछ कुछ टाइम पे ले सकते हो, फिर इसको मैप करके आप वेदर को फोरकास्ट कर सकते हो। दैट इज वाई वेदर स्टेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब वेदर स्टेशन से भी एक स्टेप एडवांस्ड होता है ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, जिसको हम कहते हैं AWS। ये एक सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे सेंसर्स होते हैं। ये सेंसर्स क्या करते हैं, ये वेदर के डेटा को मेजर करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, डायरेक्शन, प्रेसिपिटेशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस तरह के स्टेशन को आप जगह जगह लगा देते हो। बहुत सारी फील्ड्स में यूज होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, एविएशन, नेविगेशन, एनवायरमेंट की मॉनिटरिंग करना। इन सारी जगहों पे AWS यूज होते
बोलते हैं, जो एक ऐसा सिस्टम होता है जो खुद से ही अपने सेंसर्स यूज करके वेदर के डेटा को कलेक्ट कर सकता है। वहां पे किसी इंसान को प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। AWS इसलिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, वो भी बिना किसी ह्यूमन के वहां प्रेजेंट हुए। इनफैक्ट 2023 में जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने सिक्किम के ग्लेशियर लेक पे भी एक AWS सेटअप किया था, विच वॉज एट अ हाइट ऑफ मोर देन 4,800 मीटर्स अबव सी लेवल। ये बहुत ही ऊंची हाइट हुई। तो ऐसी जगह पे AWS सेटअप करने का क्या फायदा है? हमें पहले से ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि वेदर कंडीशंस क्या हैं, या अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आने वाली है तो उसका भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और ये सब चीजें जो होती है ना, ये एक दिन या 2 दिन या एक हफ्ते में नहीं होती। मीटेरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके डेटा को कलेक्ट करते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिर इस डेटा को स्टडी किया जाता है साइंटिफिक मेथड से, और उसके बाद साइंटिस्ट जो है वो वेदर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। आजकल ये प्रिडिक्शंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी जगह पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो रही हैं, जैसे कि ड्राउट्स आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं। तो अगर हमारे साइंटिस्ट जो है वो पहले से ही प्रिडिक्शंस कर पाएंगे कि ऐसा कोई इवेंट होने वाला है, तो वो गवर्नमेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं टू प्रिपेयर फॉर द डिजास्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर सी में, समुद्र में स्टॉर्म आने वाला है, तो जो मछुआरे होते हैं, फिशरमैन होते हैं, उनको पहले से वार्न किया जा सकता है कि प्लीज फिशिंग करने मत जाइएगा। या अगर कोई साइक्लोन आने वाला है तो कोस्टल एरियाज को पहले से ही इवैक्यूएट किया जा सकता है, वहां से लोगों को निकाला जा सकता है कि साइक्लोन से ज्यादा डैमेज ना हो। तो आप देख सकते हो कि वेदर प्रिडिक्शन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना प्रैक्टिकल है, स्पेशली आज के टाइम में जब इतने ज्यादा क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द वेदर, इट्स एलिमेंट्स एंड हाउ टू मेजर देम। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर इन ग्रेट डिटेल। बहुत ही सिंपली, बहुत ही अच्छे से हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आप इसमें फुल मार्क्स लेके आओगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इट सिंपल। बाय बाय।